नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की बात और मैं हूं आपके साथ पूजा। भले ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन वहां पर राजनीतिक साठगांठ और गठजोड़ की सारी पेंच तैयार हो चुकी है। एक तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है, दूसरी तरफ पीटे की पॉलिटिक्स सभी की टेंशन बढ़ा रही है। वहीं अगर एक दूसरी नज़रिए से देखें या दूसरे साइड में देखें तो चिराग पासवान भी कम नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए चिराग की पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं तनाव भरी दिखाई दे रही है। अब ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान बार बार नीतीश के शासन पर उंगलियां उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा ज़मीर अभी जिंदा है, उसके बाद उन्होंने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का एक तरह से दावा भी कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चिराग पासवान की ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो राजनीति है, एनडीए के लिए कितना नुकसान या फ़ायदेमंद होगी। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम के साथ ही केशव सर मौजूद हैं। तो सर, बिना किसी बहुत बड़े इंट्रो के सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान अपने केंद्र की इस कुर्सी को छोड़ के बिहार में चुनाव लड़ेंगे? नहीं, इसकी ज़रूरत कहाँ है। केंद्र में मंत्री रहते हुए भी तो बिहार में चुनाव लड़ा जा सकता है। और अगर बिहार के नतीजे मन मुताबिक रहें, बिहार में अगर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए तो केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छोड़ने में क्या दिक्कत है। तो अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का बिहार में, तो मुझे नहीं लगता है कि उससे पहले वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देंगे। मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि अगर उनको सीएम की कुर्सी दे दी जाए तो क्या नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं बनेंगे? अब ये तो मुझे नहीं पता है। जिस गठबंधन की जीत होती है वो गठबंधन किसे अपने मुख्यमंत्री पद का दावेदार उम्मीदवार बनाती है, यह सब उस पर निर्भर करेगा। हो सकता है चिराग पासवान के सितारे अगर इतने बुलंद होंगे और एनडीए के साथ वो लड़ते हैं, उनकी गठबंधन जीतती है, एनडीए उन्हें अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाती है, तो फिर देखा जाएगा। हालांकि एनडीए में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पे बहुत बड़ा सस्पेंस है। बीजेपी नेताओं की बातों पर अगर आप गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि लोग कह रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये कोई नहीं कह रहा है कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वहां पर भी एक पेच है जिसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं कि नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री क्यों देखा जा रहा है। क्योंकि नीतीश की जो महत्वाकांक्षा रही है इसको सब लोग जानते हैं, और इस बार ऊपर वाले ने भी उन्हें कमाल की ताकत बख्शी है। नीतीश जी की विधानसभा में संख्या जो भी रही हो, कमजोर रही, मजबूत रही, इस बार के चुनाव में क्या आएगा, लेकिन उनके हाथ जो सबसे बड़ी लाठी लगी है वो है केंद्र में उनका संख्या बल, लोकसभा में उनका संख्या बल, जिस पर केंद्र की सरकार भी टिकी हुई है। तो अगर बिहार में बीजेपी यह सोच रही है कि चुनाव बाद नीतीश को अंगूठा दिखा सकती है, तो फिर जोखिम में केंद्र की सरकार भी होगी। हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि अगर बीजेपी के एजेंडे में कहीं ये बात होगी, अगर उनकी रणनीति में एक बात होगी, अगर वो सोच रहे होंगे कि नीतीश के बियॉन्ड भी कोई लीडरशिप देखी जा सकती है बिहार में, तो उसके लिए उन्होंने केंद्र में भी संख्या बल का जुगाड़ सोच रखा होगा। जी। और सर, एक तो ये है कि जिस तरीके से चिराग पासवान बार बार बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो बिहार की ही राजनीति करनी है बिहार में, लेकिन जैसे ही केंद्र की बात आती है, सेंट्रल पॉलिटिक्स की बात आती है, तो एनडीए की तरफ चले जाते हैं। उनका पूरा जो पॉलिटिकल फ्रेम है, मतलब वो तो समझ से परे नजर आ रहा है। क्या है इस पे? नहीं, चिराग पासवान आप समझिए कि उस लीनिएज के उत्तराधिकारी हैं जिनको चुनाव का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। उनके पिताजी को वो हवा देखकर समझ जाते थे कि इस बार किसकी हवा चल रही है, केंद्र में कौन जीतेगा, विधानसभा में कौन जीतेगा, और उसके हिसाब से वो अपनी राजनीतिक गोटियां चलते थे। तो चिराग को आप उस प्रतिभा का उत्तराधिकारी समझिए। उनमें भी ये चीज़ें हैं। चिराग विनेबिलिटी अच्छे से पहचानते हैं, उसकी संभावना को अच्छे से पकड़ते हैं। अब रही बात कि वो कह रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट और केंद्र में एनडीए के साथ, तो ये शक्ति संतुलन की बात है ना। उनको मालूम है कि अभी शक्ति का पुंज एनडीए है, एनडीए छोड़ के उन्हें क्या हासिल होगा। पिछली बार भी जब उन्होंने चुनाव लड़ा था बिहार में अकेले, उनकी पार्टी लड़ी थी, तब भी वो नीतीश कुमार पर हमलावर थे 2020 में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो कभी कुछ नहीं बोले।
पूरे चुनाव के दौरान वो अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते रहे। तो केंद्र से उनकी कोई अदावत नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। हालांकि यही केंद्र सरकार उनके चाचा पशुपति पारस को मंत्रिमंडल में शामिल करती है और फिर चिराग पासवान जिस घर में रह रहे थे वो घर खाली करवाया जाता है। वो घर वो था जो रामविलास पासवान जी को आवंटित था। तमाम चीज़ें होती है, चिराग की मुश्किलें बढ़ती है, इनके ऊपर कोर्ट केस भी होते हैं अलग अलग मामलों में, लेकिन चिराग ने कभी इसकी शिकायत नहीं की कि इसके पीछे बीजेपी हो सकती है, जबकि केंद्र की सत्ता में बीजेपी है। घर खाली करवाने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है, लेकिन चिराग एकदम तटस्थ भाव के साथ बीजेपी से जुड़े रहे। अगर सीट बंटवारे का जब पूरा मामला आएगा तो बीजेपी और जेडीयू दोनों में से कौन अपनी सीटें कुर्बान करेगी, क्योंकि वो दावा 70 सीटों का दावा कर रहे हैं और कितनी सीटें उनको मिलने की उम्मीद है चुनाव में? मुझे इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए पूजा। मैं जेडीयू और एलजेपी के बीच का जो समीकरण है वह बताना चाहता हूँ। आखिर यह जो एक दीवार खिंची हुई है या तलवार निकली हुई है जेडीयू और एलजेपी के बीच, इसका आखिर कारण क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 1970 का दशक होता है, रामविलास पासवान बिहार में और राष्ट्रीय स्तर पर भी दलितों के बड़े नेता के रूप में उभरते हैं। जेपी का आंदोलन होता है, उसमें उससे पहले ही हालांकि रामविलास पासवान की एंट्री हो चुकी थी राजनीति में, अन्य लोगों की भी हुई थी। जेपी के आंदोलन के बाद कुछ और चेहरे उभरते हैं जो कि क्षत्रप बन जाते हैं। उसमें से एक होते हैं लालू प्रसाद यादव, जो कि यादव वोट बैंक के अधिकारी बनते हैं, और एक होते हैं नीतीश कुमार, जो आगे चल करके लव कुश समीकरण जो कहा जाता है जी सर, उसके जत्थेदार बन जाते हैं वो। और रामविलास पासवान के पास दलित वोट बैंक होता है। दलितों के बड़े नेता थे, बड़े मसीहा थे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांशीराम थे, राष्ट्रीय स्तर पर भी रामविलास पासवान का वही कद था। अब आइए 80 के बाद 90 होता है, 90 के बाद 2000 का दशक शुरू होता है। रामविलास पासवान की पहुंच दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यकों में भी बढ़ती है, और बिहार में ऐसा समझा जाता है, और अन्य नेता भी थे, रमई राम थे, राम सुंदर दास थे, अनेक लोग थे। दलित वोट पर लालू यादव जी अपना भी कब्जा समझते थे। नीतीश कुमार को भी कुछ अंशों में जाता था दलित वोट, बीजेपी के लिए भी वो एक मौका था। कांग्रेस तो आज़ादी के बाद से ही दलित वोट बैंक पर राज कर रही थी। लेकिन जब 2000 का शुरुआती वर्ष होता है, 2000 के दशक का, एक चुनाव होता है बिहार में 2005 में विधानसभा का। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में 2005 में विधानसभा के लिए 2 चुनाव हुए थे। तो पहला चुनाव जो हुआ था फरवरी मार्च के महीने में, उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि न एनडीए को बहुमत मिलता है और न ही उस समय का जो आरजेडी कांग्रेस अलायंस था उनको मिलता है। इससे कुछ ही सालों पहले रामविलास पासवान एनडीए के हिस्सा थे उस टाइम में, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी केंद्र में। लेकिन गोधरा कांड के बाद उन्होंने उस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया, अपने आप को अलग कर लिया, और फिर वो यूपीए में भी जाते हैं। 2004 में वो मंत्री भी बनते हैं केंद्र में जी। फिर हम बिहार चलते हैं। 2005 का जब पहला चुनाव हुआ था तो उसमें लोजपा को इतनी सीटें आ गई थी कि वह किंग मेकर बन के उभरे थे। लेकिन उनका एक था कि माइनस आरजेडी और माइनस बीजेपी हम सरकार बनाएंगे, और उनका एक ये भी था दांव कि अगर नीतीश कुमार या लालू यादव में से कोई भी व्यक्ति किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करते हैं, उम्मीदवार बनाते हैं, तो हम उनका साथ देंगे। अब इन दोनों में से कोई मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी कुर्बानी देने को तो राजी था नहीं, तो ये सरकार बनी नहीं। बिहार में राष्ट्रपति शासन चलता रहा। नीतीश कुमार अपनी पैडलिंग कर रहे थे। अचानक से एक रात बूटा सिंह उस समय में बिहार के राज्यपाल होते थे, और जब एपीजे बाहर थे, विदेश में थे, तो वहाँ से साइन करवा के आधी रात बिहार में विधानसभा भंग कर दी गई थी। ये सारे करतब हुए। दूसरी बार जो चुनाव हुआ उसमें भी लोजपा अलग लड़ी थी, बीजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन था, और ये गठबंधन विजयी होता है।
अब नीतीश कुमार को यह चीज समझ में आ गई थी कि किसी न किसी प्रकार से रामविलास पासवान का जो बल है बिहार में उसको कम करना होगा। तो वो क्या करते हैं, जो दलित समुदाय है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक दलित और एक महादलित में। दलित और महादलित पहले केवल दलित थे और इनकी जो इनका जो वोट बैंक था वो तकरीबन 20% से अधिक था, दलित वोट बैंक, जिस पर रामविलास पासवान का अच्छा कब्जा माना जाता था। अब दलित हो गए और महादलित हो गए। कितनी जातियां दलित में रही और कितनी महादलित में मालूम है आपको? सॉरी फिलहाल तो एक, केवल एक जाति, जिस जाति से रामविलास पासवान आते हैं, पासवान, वो दलित है और बाकी सारे महादलित हो गए। और नीतीश कुमार ने यह प्रचारित करवाया एक मुख्यमंत्री के तौर पर कि मैंने, एनडीए की सरकार ने या जेडीयू के मुख्यमंत्री ने महादलित वर्ग बनाया है, इनको सुविधाएं दी हैं। अब क्या हुआ, रामविलास पासवान सिर्फ पासवान समुदाय के नेता रह गए, महादलित वोट बैंक पर कब्जा हो गया नीतीश कुमार का। अब देखिए, ये 2004 के चुनाव में हाजीपुर से जीतते हैं और केंद्र में मंत्री बनते हैं। 2005 में ये होता है। 2009 का चुनाव होता है बिहार में, किस चीज, बिहार में नहीं पूरे देश में, लोकसभा का। नीतीश कुमार की इस चाल का मतलब यह हुआ कि 2009 में ऐसा पहली बार हुआ कि रामविलास पासवान, जिस हाजीपुर से रिकॉर्ड वोटों से जीतकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था, वहां से 2009 में चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि अब उनके साथ सिर्फ पासवान वोट बैंक है, पासी समाज का वोट बैंक है, पासवान वोट बैंक है। जी सर। बाकी महादलित नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं, वहां से रामसुंदर दास जीतते हैं, रामविलास पासवान की हार होती है। तो ये लड़ाई वहां से चली है। रामविलास पासवान की ताकत को कम करने के लिए नीतीश कुमार ने बिहार में दलित और महादलित का कॉन्सेप्ट लाया और पासवान को छोड़कर बाकी जो दलित समुदाय थे, कम्युनिटीज थे, उनको महादलित में रख दिया उन्होंने। ये लड़ाई वहां से चल रही है। उसी लड़ाई का बदला एक तरह से कह सकते हैं चिराग ने 2020 में लिया है। 6% वोट बैंक उनके साथ है। रामविलास पासवान के पास भी 6% वोट बैंक था, चिराग पासवान के पास भी 6% वोट बैंक है। हालांकि चिराग ये कहते हैं कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन वो मामूली है, आई थिंक 6.32 या ऐसा कुछ हुआ है। तो जो बढ़त मिली है चिराग को वो दशमलव में है, वो कोई बहुत बड़ी बढ़त नहीं है। तो ये अदावत वहां से चली है। अब एक मैच ओवर हो चुका है, ये सीरीज ड्रॉ पर है। अब क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि बीजेपी अपने दोनों सहयोगियों को कितनी सफलता के साथ साध पाती है। सर, अभी जब आपने 6% वाली बात कही तो मुझे न्यूज़ रूम में हम बैठ के बातचीत कर रहे थे और उस सबने एक 2-3 लोगों का एक ही सवाल था कि 6% के दम पे चिराग पासवान किस तरीके से बिहार में अपने आप को सीएम फेस का दावेदार या इस तरह की चीज़ें मान रहे हैं। तो वो 6% का जो एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को कि 6% पे चिराग पासवान के अंदर इतना बल कहाँ से आ गया? नहीं, वो जो बल होता है चुनाव में, केवल मैथमेटिक्स नहीं चलता है। चुनाव में मैथमेटिक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री चलता है। तो जिस गठबंधन में लड़ रहे हैं उसकी स्थिति क्या होती है और उसमें सर्वमान्य चेहरा कौन होता है, ये भी देखा जाएगा। आप देखिए, इसी 6% वोट बैंक की बदौलत पिछले लोकसभा चुनाव में भी, जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें भी चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% है। गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए उन्हें 5 सीटें दी गई थी, 5 के 5 उन्होंने उस पर जीत दर्ज की है। तो 6% वोट से 5 सीटें तो नहीं जीती जा सकती है लोकसभा में ना, लेकिन यह उस केमिस्ट्री के कारण हुआ जिसमें उनके वोट बैंक में बीजेपी का वोट ट्रांसफर होता है, उनके वोट बैंक में जेडीयू का भी वोट बैंक ट्रांसफर होता है। अब जेडीयू का वोट बैंक क्या, जेडीयू के कैंडिडेट भी हैं। आखिर समस्तीपुर की सीट से कौन जीत रही है? समस्तीपुर की सीट से जो जीत रही हैं वो किस पार्टी की थी? शांभवी चौधरी, उनके पिता आज भी जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और वो सीट जेडीयू
के खाते में जा रही थी, लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो वह चिराग के खाते में जब गई समस्तीपुर की सीट, तो कहा चलो चुनाव चिन्ह तो चिराग का रहेगा, लेकिन यहाँ से कैंडिडेट जो है वो तो जेडीयू के कैडर से ही होगा। फिर जो अशोक चौधरी हैं उनकी पुत्री शांभवी चौधरी को वहां से उतारा गया। तो ये सारी चीजें, ये केमिस्ट्री मायने रखती है। तो चुनाव के बाद भी ऐसी अगर केमिस्ट्री बनी तो चिराग पासवान बन सकते हैं। अगर जेडीयू और एलजेपी के बीच में, लोजपा के बीच में अगर नहीं बन पाती है, बात नहीं बन पाती है, तो चिराग पासवान 2020 वाला इतिहास दोहराएंगे फिर से? ये तो चिराग पासवान बता पाएंगे या उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं वो बता पाएंगे कि वो कौन सा इतिहास दोहराने जा रहे हैं या कोई नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। सर, क्योंकि प्रशांत किशोर की भी तो बहुत तारीफ कर रहे हैं वो, तो ओवैसी, प्रशांत किशोर और चिराग मिलके एक नई तीसरी एक समीकरण बन रहा है क्या बिहार में? देखिए, एक बात आमतौर पे कही जाती है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, और मैं कहता हूं कि पॉलिटिक्स उससे भी ज्यादा अनिश्चितताओं का खेल है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। और इनफैक्ट यहाँ तो ये होता है कि फाइनल रिजल्ट कुछ आता है, बहुमत किसी को मिलती है और सरकार कोई बना ले जाता है। गोवा में क्या हुआ था पिछली बार, है ना? मैंडेट तो कांग्रेस के साथ था, सरकार वहां पर बीजेपी की बन गई थी। कई राज्यों में ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश में 1.5 साल के लिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद बीजेपी का वहां पर शासन आ जाता है। तो जब तक आखिरी गेंद फेंक नहीं दी जाती है तब तक मैच ओवर नहीं है। कुछ भी हो सकता है, लास्ट बॉल पे छक्का लग सकता है, विकेट गिर सकता है। एक मिनट और रोकता हूं मैं। आपने एक बात पूछी थी, आपने कहा था कि चिराग पासवान की पार्टी को किसके खाते से सीटें मिलेंगी, जेडीयू के खाते से या बीजेपी के खाते से? और आपने कुछ बोला था, कितनी सीटें? 60 सीटें मांग रहे हैं, 70 सीटें मांग रहे हैं। अब एक बात देखिए, चिराग पासवान की पार्टी ने लोकसभा में 5 सीटें जीती है। अमूमन ऐसा समझा जाता है, एक रफ मैथमेटिक्स आपको बताता हूं, कि एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो इस तरह से 30 विधानसभा सीटों पर तो उनका दावा बनता है। ठीक है, अब ये 6% वोट बैंक से होगा या नहीं मैं नहीं कह सकता। हाँ। दूसरी बात है, अगर इस समय जो एनडीए है उसकी स्थिति समझे, उसमें सीटों के बंटवारे का गणित अगर देखें, तो एनडीए में बीजेपी है, एचएएम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, और जेडीयू एक दूसरा बड़ा घटक है। इसमें मुकेश सहनी नहीं है अभी। नहीं। मुकेश सहनी को जो 11 सीटें मिली थी पिछली बार, हो सकता है चिराग को उतनी सीटें पक्का मिलेंगी। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग को 11 से ज्यादा सीटें मिले, कम नहीं मिल सकती है। लेकिन क्या चिराग 11 सीटों पर मानेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मानेंगे। 30 सीटों पर उनका दावा बनता है, 30 सीटें लड़ेंगे वो। और चिराग को जो समायोजित किया जाएगा, मेरी राजनीतिक समझ जहां तक है और जो मेरे सूत्रों ने बताया है उसके हवाले से अगर कहूं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू इन दोनों की सीट संख्या समान होगी। चुनाव में जब उतरेंगे तो बराबर सीट पर, लगभग बराबर सीटों पर लड़ेंगे। और चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी के कोटे में समायोजित किया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी को जेडीयू कोटे में समायोजित किया जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या होता है, यह तो तब पता चलेगा जब चुनाव के लिए नामांकन दर्ज किए जाएंगे और सीटों का बंटवारा होगा, तभी सारी गुणा गणित क्लियर होगा। एक सवाल हमारे न्यूज़ रूम के साथियों की तरफ से ये भी था कि चिराग पासवान का सोशल मीडिया पे तो काफ़ी बज दिख रहा है, जिस तरह से प्रशांत किशोर का दिख रहा है, लेकिन चिराग का जमीनी स्तर पर कितना जनाधार है? नहीं, चिराग का जो अपना जनाधार है वो बराबर उनके साथ बना हुआ है। यही बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि रामविलास पासवान जी के पास 6% वोट बैंक था, तो चिराग ने उसको बढ़ा के 6.32 किया है, उसमें कमी नहीं आई है। तो जो उनके सपोर्टर हैं वो ग्राउंड लेवल पे भी हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि चिराग के जो वास्तविक सपोर्टर हैं वो सोशल मीडिया पे कम है, वो ग्राउंड पे ही ज्यादा है। लेकिन सोशल मीडिया का जो बज़ है ना, वो पानी के बलबले जैसा है। मैं कई बार कहता हूं, आप लोगों से भी कई बार मैंने ये बात कही है कि नेताओं की पार्टियों में भीड़ होना एक अलग बात है। उस भीड़ का वोट में बदलना एक दूसरी बात है, और उस वोट का फिर से भीड़ में बदलना एक तीसरी बात है। तो ये सारी अलग अलग बातें हैं। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स को देखकर किसी नेता के जीत हार का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।
तो ये हम बातचीत कर रहे थे चिराग पासवान की, और देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में या जब एनडीए अपने सीट पे उम्मीदवारों का जो लिस्ट निकालेगी उसके हिसाब से कि चिराग पासवान का रुख क्या है। और ये भी बड़ा देखने में बड़ा दिलचस्प होगा कि ओवैसी, प्रशांत किशोर और चिराग की ये जो साइलेंट तिकड़ी है वो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या रंग लेके आती है। तब तक बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और देखते रहिए। Subscribe to One India and never miss an update.